तो हॉट स्टॉक्स में आज आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले ब्रोकर्स की रिपोर्ट के साथ। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो ब्रोकर्स का रडार कहाँ पे आया है, क्योंकि बजट के बाद पूरा फोकस जो है ना वो फिर से ग्लोबल संकेतों पर, अर्निंग्स के ऊपर आ जाएगा। तो अर्निंग्स के बाद जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है उन्हें समझने की कोशिश कर लेते हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। बताइए ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया संदीप। अगर ब्रोकर्स के रडार की बात करें तो जेएसपीएल पे सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1140 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा सीएलएसए ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर होल्ड की रेटिंग दी है और 82 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह जेफरीज ने नेस्ले पर होल्ड रेटिंग देते हुए 1300 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सीएलएसए ने गेल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 200 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने बजाज ऑटो पर अंडरवेट रेटिंग दी और 8782 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये वही स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, और कल यानी कि बजट वाले दिन हमने रिएक्शन देखा। हालांकि ये पूरा जो बजट के बीच में ही सारा जो रिएक्शन है ना वो यहाँ पे खोता हुआ नजर आया। सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तपन सर, मेरी आपसे राय होगी कि सलाह रिक्वेस्ट होगी कि एक बार जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपकी राय दीजिए। हमने पीएसयू बैंकों को तो डिस्कस कर लिया, निजी बैंकों में अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे नंबर्स के बाद क्या रुझान बन रहा है? नहीं, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो नंबर्स आए थे वो ठीक ही आए थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आ रही थी वो थे कि रेशियोज अभी थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक अभी 80 के आसपास है, ये स्टॉक आई थिंक 88 तक गया था। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसकी आरओई और आरओए भी मैं देखूँ तो वो अभी भी 6 के आसपास है और 15 के वो टारगेट करे, जो बहुत देर है अभी आरओई पहुंचने में। आरओए भी बहुत ही कम है उनका, आई थिंक इफ आई एम नॉट इट इज बिलो 1। और मैनेजमेंट काफी टाइम से बोल रहे कि वो हम लोग अचीव करने वाले हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जो मैनेजमेंट की कमेटी सिंक में नहीं है, इसलिए मार्केट उनको बार बार थोड़ा पनिश हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये जो पीछे एक दो क्वार्टर से तो मुझे लग रहा है कि जो एमएफआई लैंडिंग और जो एसएमई लैंडिंग में जो इश्यूज थे वो काफी हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं। अभी मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ आ रहा है, कंपेरेटिवली मुझे पहले नहीं था। सो यस, आई एम पॉजिटिव ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप इस लेवल पे भी आई थिंक आपको रोकना है तो आप रोक सकते हैं। दूसरी 1 मिनट और ज्यादा लूंगा। जो लोकेश जी बोले तो मुझे सडनली दो और थीम याद है। एक तो बैस है, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, उस पर भी गवर्नमेंट का बात थी कि जो बैकअप इलेक्ट्रिसिटी की करते, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही है। वारी एनर्जी से लेके, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक से लेके भारती एयरटेल से बहुत सारी कंपनियां आ रही है, तो वो एक बड़ी थीम है। और दूसरी है वाटर इंफ्रा में भी बहुत बड़ा एलोकेशन इस बार हुआ है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ले लो या अपना वाटेक वाबेक ले लो, वो सब कम, एनविरो इंफ्रा, तो वो सब भी आप ध्यान रखें। लेकिन वाटर इंफ्रा में एक ही ध्यान रखें कि कैश कन्वर्जन सही हो, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच ना हो। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है एनविरो या वाटेक और आयन एक्शन में कि उनका वर्किंग कैपिटल काफी स्ट्रेच हो गया है, 30 से 89 वर्किंग डेज हो गए, उसके वजह से स्टॉक बहुत गिरे। थोड़ा कैश फ्लो में ध्यान रखें, अदरवाइज ये भी एक बड़ी थीम है। ओके, ठीक है। तो एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, इसमें ओला इलेक्ट्रिक, एयरटेल जैसी कंपनियां और वारी एनर्जीज के नाम आप बता रहे हैं सर, जहां पे हमें खास तौर पे फोकस करना चाहिए। और वाटर रिसोर्सेज में भी जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट या फिर वाटर ट्रीटमेंट जो होता है उसमें ड्रेजिंग कॉप, वाटेक, वबाब, एनवायरो इंफ्रा, इन पर भी आप चाहें तो नज़र रख के चल सकते हैं। अब मैंने सर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। कल भी क्या हुआ ना, बजट को डिकोड करना था, आज भी थोड़ा समय लग गया क्योंकि बजट का डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है। अभी भी हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें हमसे मिस आउट हो गई हों। मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना उनको कवर करने की कोशिश मैंने यहाँ पे ज़रूर करी है। मैं भी सर जितना कल बैंडविड्थ थी पढ़ पाया, जाके जितना हो पाया उसको यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की। बाखूबी आप भी दोनों ने काफ़ी हद तक साथ दिया है। जो मेरे से छूट गया आपने भी उसे हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन दर्शकों के सवाल कल छूट गए थे, उसका भरपाई तो आज करनी बनती है, क्योंकि बजट के बाद अब करना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तपन सर, पहला सवाल अनिल कुमार जी का है, हमारे प्राइम मेंबर है। कहने कि टाटा स्टील और जीएमडीसी में आपका व्यू दीजिए प्लीज। सर, वो रेयर अर्थ वाली बात हम कर ही रहे थे, और जिस तरह से मेटल में पूरा हमने पिछले 2-3 दिन में पूरा राउट देखा है, उसके बाद अब टाटा स्टील जिसने 200 का लेवल भी पार कर लिया था, अब उसमें क्या करना चाहिए? और जीएमडीसी जो रेयर अर्थ वाली स्टोरी है पूरी, उसमें क्या करें? सर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बोलूंगा तो मुझे टाटा स्टील में इस लेवल पे कंफर्ट नहीं आ रहा है। देखिए मेटल स्टॉक्स तो काफी अभी अच्छे खासे गिरे थे 2-3 दिन में, और टाटा स्टील रैली 200 क्रॉस होता है, फर्स्ट टाइम आई थिंक क्रॉस हुआ। वैल्यूएशन स्काई रॉकेटेड है, और हमें भी पता है मेटल में हमेशा अगर इस तरह से माहौल होता है तो दूर रहो तो बेटर है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है और मार्जिन इंप्रूव हो गए। लेकिन जो मार्जिन है वो इम्प्रूवमेंट वो ऑलरेडी इनके जो अभी के वैल्यूएशन में ऑलरेडी फैक्टर इन है।
और मुझे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बड़ा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको अवॉइड बोलूंगा अभी। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा के अगर है तो रखिए, 175 का स्टॉप लॉस लगा के चले, अगर नहीं है तो प्लीज नया बाय मत कीजिएगा। सर, और दूसरा सर कौन सा स्टॉक था? टाटा स्टील और जीएमडीसी सर। हाँ, अब जीएमडीसी के देखो, कल रेयर अर्थ मटेरियल का एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इन सब में टाइम लगेगा। 2027-28 में ऑपरेशन चालू होंगे, जो लैंड अप्रूवल होता है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफी डॉक्यूमेंटेड होता है और काफी टाइम लगता है, 1-1.5 साल। अभी कुछ भी ऑपरेशन चालू नहीं हुआ है। हाँ, ये हमारा विजन है कि आगे जाके करना है, और उसके वजह से आप उनके सेल्स में आप नो इंक्रीज नहीं देखोगे। तो ये बहुत ही लंबी अवधि के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कीजिए। मुझे लग रहा है कि अभी का जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी, जो भी पॉजिटिव चीजें वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इस लेवल पे लेने को ना बोलूंगा। ये 10% नीचे आता है तो फिर या तो आई मे बी 520 के आसपास आता है तो आप ट्राई कीजिए लेने का, इस लेवल पे नहीं, क्योंकि अभी भी टाइम है सब चालू होने में। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे एक और प्राइम मेंबर है लोकेश सर, ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी 359 में है मेरे पास, मैं क्या करूं? होल्ड करें सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाव भी आएगा, ऊपर की तरफ भी जाएगा। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा खासा करेक्शन कल देखने को मिला था, बट मुझे लगता है अभी आपका जो स्टॉप लॉस है 335 का रखिए, आपका भाव भी आएगा। और एक बार आपका भाव क्रॉस हो जाए तो मुझे लगता है 380 से 390 भी जा सकता है। तो अभी तो होल्ड करें स्टॉक को। अच्छा, अब एक सवाल इसमें मैं भी जोड़ देता हूँ सर। अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जब एनटीपीसी नाम आता है ना तो एनटीपीसी प्लस एनटीपीसी ग्रीन। अब वर्सेस लगा दें प्लस की जगह, तो कौन बेटर है ज़्यादा? सर एनटीपीसी बेटर है प्योरली। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को सर आप 15-20 के मल्टीपल से ज्यादा दे रहे हो तो वो गलत है। अब एक बार एनटीपीसी का मल्टीपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 100+ है। ठीक है, अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी 80 गिरावट के बाद भी 100+ है। मैं एक बार एक्यूरेट चेक कर लेता हूँ सर। एनटीपीसी या 129 है सर, इतना गिरावट के बाद भी। और इसका रीजन क्या था सर, जब ग्रीन एनर्जी चल रहा था 2024 की बात कर रहा हूँ, 23-24 में जब कोई भी कंपनी ग्रीन के नाम पे आ रही थी, वो चल रही थी, तो एनटीपीसी भी जब आईपीओ आया था उस टाइम पे, एनटीपीसी ग्रीन उस टाइम पे आया था, वहां इनको बहुत मूव मिला बिकॉज ऑफ ग्रीन के नाम से। और वही इरेडा के साथ भी हुआ था, और वही इसके साथ भी हुआ है। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हो गया, और वही अब इस वजह से मुझे नहीं लगता सर ये कंपनी आने वाले 3-4 साल भी चल सकती है। तो किसी के पास है तो निकलने की सोचे, ना कि एंटर करने की या एवरेज आउट करने की। सेम थिंग सर हो रहा है हिंद कॉपर के ऊपर। कॉपर के नाम पे सर हिंद कॉपर भाग गया, 780 790 चला गया, आज टूटा है। तो आगे अभी भी बात कर रहे हैं कॉपर इज न्यू ऑयल, आज भी फिर मुझे लगता है 5-10% सर्किट लग जाएगा, क्योंकि अभी कॉपर में थीम चल रहा है। मगर बहुत लोग इसमें फंसेंगे। क्यों बोल रहा हूँ सर, हिंद कॉपर का अगर ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा फंडामेंटल इसका चेक करेंगे तो सर 105 के मल्टीपल में चल रहा है। प्राइस टू बुक सर करेक्शन होने के बाद, आगे मैं बात करूं 20 में चल रहा है सर, और प्राइस टू सेल है 26 का। और जो मेटल दूसरी कंपनीज है उसका आप देखेंगे 2 या 3 के प्राइस टू बुक, 2 या 3 के प्राइस टू सेल चलता है। और मल्टीपल सर 10-15 का चलता है। मेटल कंपनी 15 से ज्यादा मल्टीपल क्लॉक नहीं करनी चाहिए। मैं सेक्टर पे भी, कोई सेक्टर में ऐसा भी हो सकता है 50 का मल्टीपल जस्टिफाइड हो, बट ग्रोथ के हिसाब से, बट इतनी ग्रोथ इसमें नहीं है कॉपर में। जस्ट कॉपर का नाम पीछे लगा हुआ है, और इसलिए, और कॉपर क्योंकि कॉपर मेटल वाइज कॉपर भाग रहा था जैसे सिल्वर भाग रहा था, इसलिए स्टॉक भी चल रहा है। बट यहाँ पर फंसने का चांस इन फ्यूचर हो सकता है। आज मैं गलत होऊंगा क्योंकि ये स्टॉक चल रहा है, मगर मैं इतने बोलूंगा रिटेल इन्वेस्टर को, जो भी ले रहे हैं वो आने, अभी भी चलेगा, अभी भी शायद 750-800 वापिस आएगा आपका। आप अपने आपको गेट के पास रखें, पार्टी जब खत्म हो तो सबसे पहले निकले। ये आपने लगातार मेंटेन किया है। कमोडिटी या कमोडिटी शेयरों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पार्टी में आप उस गेट के बिल्कुल पास रहिए जहाँ पे पार्टी चल रही है, उस रूम में या फिर उस हॉल में। जैसे ही पार्टी खत्म होने का संकेत मिले, आप तुरंत उस रूम से पहले एग्जिट कीजिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस पार्टी में जरूर रहिए। सर बीच में रोक रहा हूँ, अगर नहीं किया है ना सर, सिल्वर देखिए आज भी 15,000 पॉइंट डाउन है। 4,30,000 से सर 2,30,000 आ गया। अगर मेरी सोनी होते तो 370 में 380 में निकल जाते।
जब अगर डोर में खड़े होते आप बाहर निकल जाते। अगर आप बाहर नहीं निकल पाए हो 480 में, 420 में या 380 में लेके या 350 में लेके, क्योंकि हाई वैल्यूएशन लिया और पार्टी खत्म हो गई और आप बाहर बाहर नहीं निकले हो, तो आपका आधा हो गया सर पैसा 3 दिन के अंदर। बिल्कुल। 2 दिन में 38% था और अभी आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि 430 वाला 230 के आसपास आ गया। मेरे सामने सर 5 मार्च का फ्यूचर का प्राइस है, वो 2,45,000 दिखा रहा है। आज भी करीब 7% का फॉल है। मैं 5 मार्च के फ्यूचर का प्राइस बता रहा हूँ सर। 20,000 हो गया सर, 20,000 टूटा है आज, 245 चल रहा है सर। 440 से 420 से 245, आप सोचिए 50% उड़ गया। उतना वापस आने के लिए आपको डबल होना पड़ेगा। ओके, तो फिर सर हिंदुस्तान जिंक पे क्या करना चाहिए? सर हिंदुस्तान जिंक अगर करेक्ट हो रहा है, थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है सिल्वर का या जो भी कमोडिटी है, आप देखोगे ना उनका जो ग्रोथ आता है, उनका जो बैलेंस शीट में असर आता है 1-2 क्वार्टर के बाद आता है, क्योंकि ये बेचते हैं तो ये इनका ऑर्डर पहले से होके रखता है 1-2 क्वार्टर का। तो ये जो प्राइस का जो डिस्कवरी है, प्राइस जो बड़ा है, उसका जो इम्पैक्ट इनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में आएगा, वो 1-2 क्वार्टर में और ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आज के दिन पे आपको सिल्वर में खेलना है तो हिंदुस्तान जिंक में ले सकते हैं। अच्छा खासा करेक्ट हो भी चुका है, एक बार सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक में आपको पैसा बन सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है इसमें। अच्छा, तपन सर आपकी क्या राय है? कॉपर में अगर खेलना है तो हिंद कॉपर भी हिंदाल को देख सकते हैं, वो अभी वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है। अच्छा, तपन सर आपकी क्या राय है? ये जो सिल्वर के प्राइजेस इतने करेक्ट हो चुके हैं 2 दिन में, सोना चांदी 1980 के दशक के बाद आप देखेंगे तो एक दिन की बड़ी बड़ी गिरावटें इन्होंने दर्ज की हैं, और जहां 4,20,000 4,30,000 से चांदी अब 2.5 लाख के आसपास आ गई। पहले तो चांदी में इन्वेस्ट करना है, दोबारा लोगों को एंटर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते हैं सर पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तो यही तरीका है सर, आप ही से फिर इसको एड्रेस कराया जाए, और इसको अगर प्ले करना है, अगर ये लंबी अवधि का सौदा है, चांदी आगे भी बढ़नी है, केवल ये एक छोटा सा फॉल है या फिर एक करेक्शन है, तो फिर क्या हिंदुस्तान जिंक में, जैसे लोकेश सर कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं, खरीदारी करनी चाहिए? नहीं सर, सिल्वर और गोल्ड का प्राइस जानना है तो हमें ट्रम्प को कॉल करना पड़ेगा सर। क्योंकि वो ठीक है, नामुमकिन है सर, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो सर क्या होता है, सिल्वर गोल्ड और जैसे जिंक ले लो, कॉपर ले लो, सब अपने धुन में, सब ट्रम्प बन गए अपने लेवल पे, अपने हिसाब से भाग रहे, अपने हिसाब से गिर रहे। लेकिन सर कंट्रोल नहीं है सर, सच बोलूं तो पूरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ये सभी मेटल्स अभी अपने बेस प्राइजेस पे चल रहे हैं। अब कोई भी मेटल, हिंदुस्तान कॉपर क्यों गिरा? क्योंकि कॉपर प्राइस गिरा है। जिंक इसलिए गिरा क्योंकि वो जिंक गिर रहा है। हिंदुस्तान जिंक क्यों गिरा? तो वही है। तो अभी इसमें इस लेवल पे तो देखो, मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा टेक्निकली अच्छी तरह से, लेकिन ये ऑलरेडी फंडामेंटली से ज्यादा बहुत आगे बढ़ गया। जैसे अभी बात करें कि भाई जिंक इज न्यू ऑयल और कॉपर इज ए न्यू ऑयल, अरे भाई वो 5 साल के बाद की बात है। अभी से आप थोड़ा सब कुछ प्राइस में ला दोगे, करेक्ट? वो तो जब होगा तब होगा कि भाई उसका ईवी में और यहाँ सब, या तो सोलर पैनल में सिल्वर का यूज होता है तो हाँ होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन यानी 5 साल बाद इतना डिमांड आएगी। सडनली इतना बढ़ा दिया इनको। तो मेरे हिसाब से अभी भी वीकनेस है, वॉलेटिलिटी बहुत है। तो अनलेस यू आर अ गुड टेक्निकल गाय हु कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड मैक्रो फैक्टर्स आल्सो, ट्रम्प के दिमाग के अंदर जाके देख सकते हो तो खेले, अदरवाइज दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो फिर ये कॉपर प्राइजेस, सिल्वर प्राइजेस की बात होगी, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स की बात होगी। लेकिन आज के सेशन में सर जिस तरह से क्रूड करेक्ट हुआ है ना तपन सर, MRPL में हम देख रहे हैं कि मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास की तेज़ी है। अनंतराज भी आज 5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। सर MRPL में हाल का जो करेक्शन हुआ है उसके बाद वापस मौका बन रहा है? आई थिंक MRPL में मुझे नहीं लगा, आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन MRPL, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्जिन्स में, और अभी भी क्रूड की वॉलेटिलिटी रहेगी, और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, मुझे आई वाज नॉट टू मच कन्विंस। तो मेरे हिसाब से आई अवॉइड MRPL। लेकिन हाँ, अगर आपको जाना ही है तो OMC में आप जा सकते हो, जैसे BPCL, HPCL, क्योंकि क्रूड ठीक है 70 के पास पहुंचा था, वापस करेक्ट हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 75 के नीचे रहेगा। तो अगर नीचे के
लेवल पे ये जो मैंने ओएमसी बोली वो अगर मिलते हैं तो वहां आप ट्राई कीजिए रेदर देन एमआरपी। सर लोकेश सर, आप तो ओएमसीज पे बुलिश रहे ही हैं, अभी भी मौका है हाल की करेक्शन के बाद? नहीं सर, ओएमसी में मैंने बोल दिया था जो आप प्रॉफिट बुक कर लें, और अब मैं ओएमसी में बुलिश नहीं हूँ। ये एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो अलग अलग है, बट हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, आईओसी हो, तीनों से हमने एग्जिट करा दिया था, प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया था, और अब हम उसमें रिकमेंडेशन हमारा नहीं है। अच्छा ठीक है। तपन सर, एक बार हाईटेक पाइप देखिए, दिलीप कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैं इसको ले सकता हूँ क्या 6 महीने का अगर व्यू है तो? पर हाईटेक पाइप्स देखे तो बहुत ही अपने हाई से गिर चुके हैं ऑलमोस्ट 65%। और प्रॉब्लम वही है कि पाइप इंडस्ट्री में भी एक तरह से थोड़ा प्रेशर ही है। अगर इनका रिजल्ट देखो तो इस साल में थोड़ा नरमी है, रेवेन्यू में जंप नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक उस अगर वैल्यूएशन वाइज आई थिंक ठीक ठाक लेवल पे है, तो मुझे यहाँ से आई थिंक कंफर्ट आ रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। आई थिंक 6 मंथ में आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक जंप आ सकता है। ठीक है, ओके। लोकेश सर, जरा आप एक बार रिलायंस देखिए। सचिन जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है, 24 फरवरी का कह रहे हैं कि फ्यूचर ले रखा है मैंने, फ्यूचर्स कहना चाहिए, फ्यूचर नहीं। 1450 रुपये की बाइंग इनकी 2 लॉट ले रखे हैं, कह रहे हैं कि मैं होल्ड करूं या एवरेज करूं, आप बोले तो? एवरेज तो ना करें, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सा करेक्शन हो गया है। तो मार्केट अगर बाउंस बैक देता है तो रिलायंस उसमें पायनियर रह सकता है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ होल्ड करें। मैं इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने को कहूंगा 1340 1335 का। और फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं सर, 1400 कितने में बाई किया इन्होंने? इनका सर बाइंग है 1450 का। 1450 का। आप देखिए 100 पॉइंट रिलायंस जैसे शेयर में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जहां पर रिलायंस में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है नॉर्मली। तो जब भी सर पैसा आप कमा रहे हो, मैं मानता हूं आपका ही पैसा है, मुझे ज्यादा दुख लगता है, काइंडली जब भी आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें सर। ऐसे मार्केट बीच बीच में बहुत बार आएंगे, बजट भी बहुत बार आएगा, इस तरह का बीच बीच में बहुत सारे अनाउंसमेंट आएगा जहां पर मार्केट क्रैक होगा। अगर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो बचने के चांसेस बढ़ेंगे। आपके पास पैसा है, इसलिए आप सोचते हो जो मैं होल्ड कर लूंगा। मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट देखे हैं सर, बहुत ऐसे लोग देखे हैं, तो मेरे पास पैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आएगा वापिस ऊपर आ चला जाएगा, मैं नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। सर कैरी फॉरवर्ड करते करते स्टॉक आधा हो गया और आज उनका कैपिटल और खत्म हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स 1100 रुपए में, एक मेरे जानकार हैं, 1100 रुपए में उन्होंने फ्यूचर खरीदा था। उसको कैरी फॉरवर्ड करते करते उन्होंने मना किया था, मैंने उसके बाद भी कैरी फॉरवर्ड करते करते सर 550 में जाके अपना माल काटा है। और कम से कम एक 8-9 महीना उन्होंने वो किया है सर। अब जाके 700 के करीब चल रहा है, दोनों स्टॉकों को मर्ज कर लेंगे तो 650-700 का चल रहा है, क्योंकि मर्ज अलग हो गया है उसके बाद से। उसके पहले से 2 स्टॉक अलग एक थे। तो वहां से अगर देखेंगे टाटा मोटर्स में, तो अच्छी कंपनी भी आधा हो सकती है सर। आप वो कैरी फॉरवर्ड वाला झमेला मत रखें, कभी भी ना रखें। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तब। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, अभी के स्पेशली लिए जब आप फ्यूचर में। हाँ, अभी के लिए 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1335। 1335 रुपये का, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, स्टॉप लॉस आपको अभी भी मेंटेन करना चाहिए। तो सचिन जी, 1335 रुपये का स्टॉप लॉस का लेवल अब आपके लिए आ गया। तपन सर, एक बार जेम ब्रेवरीज के बारे में बताइए। बालकृष्ण कपूर जी कह रहे हैं कि मेरे पास 1239 रुपये 1239 का प्राइस है, मेरा होल्डिंग पीरियड है 3 to 6 मंथ्स का, क्या मुझे इसमें एवरेज करना चाहिए और टारगेट क्या मिल सकता है अगर मैं 3 से 6 महीना होल्ड करता हूँ? सर काफ़ी ऊपर का लिया हुआ है। सर एवरेज तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि बेवरेजेस कंपनी में ऑलरेडी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, और काफ़ी हद तक क्या हो रहा है कि जो स्टेट पॉलिसी है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट रही है। नो डाउट हम लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी कट होगा, कंजम्पशन बूम होगा, लेकिन एटलीस्ट जेएम बेवरेज में मुझे उतना खास दिख नहीं रहा है। और इस बार का रिजल्ट भी जो है ना कंपेरेटिवली पिछले टाइम से दिसंबर के क्वार्टर से तो अच्छा है, लेकिन समहाउ थोड़ा प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एवरेज तो करना नहीं चाहिए, जो है बना के रखिए पोजीशन, एक आध क्वार्टर और देखिए, थोड़ी रिकवरी आ सकती है, बट एवरेज मत कीजिए, होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके। लोकेश सर, योगेश जी का सवाल है ये, गार्डन रीच आपने कहा भी था जब हमने डिफेंस शेयरों की बात करी थी, बस प्राइस आ गया सर 2380 रुपये का, कह रहे हैं कि मेरा प्राइस है और 47 शेयर मेरे पास हैं, इनको मुनाफा हो रहा है अभी भी, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए?
बने रहिए सर, गार्डन रीच में मुझे लगता है बने रहना चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, और भी प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मैं बेचने की जल्दी करने की सलाह नहीं दूंगा इसमें। इसमें अगर रहते हो, करेक्शन जरूर हुआ है, अभी 2540 के करीब चल रहा है, मगर मुझे लगता है ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर आपका हॉराइजन 6 से 12 महीने का है, तो मेरा टारगेट सर 3500 से 4000 के करीब जा सकता है। तो यहाँ से 1000 से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का मूव हो सकता है स्टॉक पे। और डाउन साइड रिस्क 200 250 पॉइंट का ही है। 2200 2250 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। मतलब 250 पॉइंट का डाउन साइड, ऊपर की तरफ सर 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट का मूव है। मगर टाइम आपको 6 से 12 महीना देना पड़ेगा। 6 से 12 और महीना देना हमारे पड़ेगा। 8 मल्टी कैप पोर्टफोलियो में से स्मॉल कैप्स के पोर्टफोलियो में ये है, तो एक डिस्क्लेमर भी है साथ में। मतलब खोने के लिए 200 से 250 रुपये और पाने के लिए 1000 रुपये के आसपास का अपसाइड है इसमें। मिनिमम। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये जीआरएससी की बात होगी। तपन सर, एक बार ये हनी पटेल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू का बाइंग लेवल्स 4200 शेयर हैं, 278 रुपये का बाइंग प्राइस है इनका। शुड आई बाय मोर और वेट फॉर टारगेट ऑफ 1 ईयर? जैसा एक सर हमारे एक्सपर्ट हैं अंशुल जैन जी, उनके कहने पे इन्होंने लिया है, कह रहे हैं 278 पे लिए हुए हैं, स्टॉक नीचे आ गया, तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि ये पोर्ट वाला प्ले है सर, तो क्या और ऐड कर सकते हैं ये? नहीं, स्टॉक तो अच्छा है, कोई कोई डाउट नहीं है। और पोर्ट में हमें भी पता है सिर्फ अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू पोर्ट है जो बड़े ऑपरेशंस में है। और इनके जो इस बार का भी जो रिजल्ट था ना, वो कंपैरेटिवली ओके था। और जिस तरह से बजट में भी बात हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी आगे काफी फोकस होगा, और ट्रेड डील्स भी हो रही है, ईयू के साथ हो गई, कल अब के यूएस के साथ होगी। 80-90% हमारा जो ट्रेड होता है वो पोर्ट से होता है। एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप से ना अच्छा खासा नीचे भी है, और फंडामेंटल में 28% डाउन है, और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे इस लेवल पे ओके लगा है। तो प्लीज आप होल्ड कीजिए। अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर नीचे आता है थोड़ा, तो आप ऐड भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देगा ये। ठीक है, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रिटर्न देगा, तो ऐड भी किया जा सकता है इन लेवल्स पर। इसके अलावा ना सर, जो सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं, उसमें एक सवाल हमें जो मिला है, अच्छा, दिलीप कुमार जी ने अपना सवाल कई बार पोस्ट किया है। इसके साथ साथ ना सर, सचिन जी का सवाल भी हमने ले लिया, तो प्राइम मेंबर्स के सवाल तो मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। कुछ सुपर चैट के ज़रिए भी सवाल हम तक पहुंचे हैं, ज़रा एक दो सवाल वो भी ले लेते हैं इससे पहले कि हम शो को वाइंड अप करें। एक अभिनव सिंह जी का सवाल आया बीडीएल में, ये डिफेंस को लेकर ही सवाल आ रहे हैं सर ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि बीडीएल में क्या करें, 1639 रुपये की बाइंग है। लोकेश सर, आप ये एड्रेस कर दीजिए इसे। बीडीएल मुझे डिफेंस में ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। तो अगर 1600 रुपए का इनका बाई जरूर है, बट ये कंटिन्यूअस डाउन साइड दिखा रहा है, और इसमें मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग चार्ट नहीं दिख रहा। अगर आपके पास है और आप फिर भी रखना चाहते हैं, तो 1285 1290 का स्टॉप लॉस लगा लें। चार्ट में अच्छा, एकदम अच्छा नहीं लग रहा सर स्टॉक। चार्ट में अच्छा नहीं लग रहा है सर। तपन सर, कल मेरी जब बात हो रही तो आप कह रहे थे कि नो डाउट थोड़ा सा दिक्कत में आया है ये स्टॉक, लेकिन ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इस बार के नंबर्स भी अच्छे नहीं थे, इनका मुनाफा सर 50% से ज़्यादा टूटा है। अभी आई थिंक फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद ही नंबर्स आए हैं, जिसकी वजह से हम रिएक्शन काफ़ी शार्प इस स्टॉक में देख भी रहे हैं। तो सर, आपके हिसाब से अगर किसी का लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या इन लेवल्स पे सोचा जा सकता है? अब जिसने ऊपर ले लिए वो तो चलो ठीक है, अलग स्टोरी हो गई है। नहीं, इसका प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन काफी आई है, 84 के पी पे चल रहा है। और कंपैरेटिवली जो मैंने कल भी बोला था ना, कि जो दिक्कत है वो तो थोड़ी वैल्यूएशन पे है। ऑर्डर बुक तो बढ़िया है। और अगर मिसाइल्स में देखो, आई थिंक ब्रह्मोस आई थिंक इनके ही थ्रू हुई थी, करेक्ट। और आगे जाके भी काफी मिसाइल के ऑर्डर्स उनको यहाँ से भी आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिका से भी काफी पूछा जा रहा है, क्योंकि जो सक्सेस सिंदूर ऑपरेशन में हुआ था उनके वजह से इनको डिमांड है, और इसलिए ये कंपनी इतना प्रीमियम है। अगर आप देखो तो डिफेंस में ये सबसे ज्यादा प्रीमियम में चल रही है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और थोड़ा वैल्यूएशन देखना चाहिए, तो मुझे इस लेवल पे महंगा लग रहा है कंपेयर टू बीएल एचएल। तो इसलिए मैं ये ना बोलूंगा, नीचे आने दो। मे बी मुझे लग रहा है कि 15% एटलीस्ट नीचे आता है, तो फिर एक वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा इसमें एंटर करने का। ठीक है, डेली लाइफ के नाम से हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर श्री रेणुका शुगर, इरिडा, आईओबी, ये सब शेयर हैं, सब में लॉस हैं, बने रहें क्या इनमें? श्री रेणुका, इरिडा और आईओबी। लोकेश सर, आप बताइए। एक सेकंड दीजिएगा सर।
आपसे स्पेसिफिकली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसमें पीएसयू बैंक भी है, आप पीएसयू बैंक के ऊपर काफ़ी बुलिश है, आईओबी का नाम भी है इसमें। मेरे साथ आईओबी का नाम मैंने कभी लिया नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या उस लिस्ट में आईओबी भी फिट होता है क्या? नहीं होता सर, श्री रेणु का भी फिट नहीं होता, आईओबी भी फिट नहीं होता, और गलत स्टॉक लेके रखे हैं सर इन्होंने। श्री तो रेणु का, निकल आईओबी, जाए एक और कौन सा स्टॉक था सर, एक और इरेडा। कौन सा स्टॉक था सर? यस, जी जी सर, निकल जाए, इरेडा भी निकल जाए। तो तीनों में इरेडा से का कहानी निकल सर वही है जो मैंने हिंद कॉपर के लिए समझाया था, जो मैंने एनटीपीसी ग्रीन के लिए समझाया था सर। इरेडा अच्छा। का जो जितना बिजनेस है सर, उससे ज्यादा बिजनेस आरडीसी और पीएफसी में ग्रीन एनर्जी के लिए है। जस्ट आरडीसी पीएफसी में ग्रीन एनर्जी का अलग से नाम नहीं लिखा हुआ, तो उतना वैल्यूएशन इसको नहीं मिला, इरेडा को नहीं दिया था। और जब ये उस टाइम पे जब बूम आया था ग्रीन एनर्जी का, और इसलिए वो वैल्यूएशन है। मगर अब मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई भी अप मूव नियर फ्यूचर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ तपन सर, आप इसको एड्रेस कर दीजिएगा, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। योगेश जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि रेल विकास निगम आरवीएनएल 617 रुपये पर लिए हैं, बाय कर रखे हैं, अब इसमें क्या करें? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदा था सर, 617 रुपये पर इन्होंने आरवीएनएल लिया था सर, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे सर, आधा हो गया ऑलमोस्ट इनका शेयर। सही में ये बहुत ही गलत प्राइस में ले लिया। वो जब रेलवे का बूम था आई थिंक तभी लिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो आरबीएल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप देखिए कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, और अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 साल का 1% का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 5% का है। और तो क्या बताता है? ये बताता है कि आपको ऑर्डर मिले लेकिन आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो। करेक्ट। और जब कुछ भी ऑर्डर हो एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो यही दिक्कत सबसे बड़ी आरवीएनएल के है, और वो सुधर नहीं रही। अगर इस बार का भी अगर मैं, अच्छा इस बार का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर भी कोई सुधर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो अभी भी मुझे बहुत, इसको डबल तो मुझे नहीं लगता यहाँ से इतना जल्दी होगा। यहाँ से रिकवरी भी मुझे मुश्किल लग रही है। तो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट अवॉइड है ये स्टॉक। अभी थोड़ा ऊपर आए फिर निकलने का ही मेरा सजेशन होगा यहाँ से। थोड़ा ऊपर आए तो निकलने की कोशिश करें, मतलब घाटा तो इनको लेना ही पड़ेगा, जितना कम हो जाए बाउंस बैक में उतना अच्छा है। जी नहीं तो उनको बहुत वेट करना पड़ेगा, काफी कुछ साल लग जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब तक ऑर्डर ही बुक ही एग्जीक्यूट नहीं, और इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात होने वाला है। चलिए सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक हिल बाइट द बुलेट, या फिर कड़वा घूंट भर लेते हैं ये और इसको बेच देते हैं, घाटा हो जाता है, उसकी भरपाई के लिए एक दो नाम बता दीजिए अच्छे। एक दो नाम में तो जैसे मैंने आज जो हमने नाम भी बात किए, तो कुछ हॉस्पिटल के स्टॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल टूरिज्म पे फोकस आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ अगर आप देखो तो अगर थोड़ा सेफ जाना है तो अपोलो हॉस्पिटल हो या वो सब थोड़े करेक्ट हो रहे हैं, वहाँ देखिए। ईएमएस सेक्टर आप देख सकते हो, सिरमा या डिक्सन भी देख सकते हो, वो भी अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। डिफेंस में बीएल आप ले सकते हो। ठीक है, पीएसयू की हम लोग काफी बातें करिए, तो वहां भी आई थिंक एसबीआई या बीओबी, ये दो नाम आप देख सकते हो। तो इन सब स्टॉक्स में मैंने कुछ लार्ज कैप ही आपको मोस्टली दिए, वहां आप फोकस कीजिए, तो वहां रिकवरी ज्यादा आएगी कंपेयर टू ईयर। ओके, लोकेश सर आप क्या राय देंगे इनको, अगर भरपाई करनी है ये लॉस की? सर बोलना मुश्किल है, बट इन्होंने जो लिया था, जब बूम आ रहा था उसके हाई में जाके लिया है स्टॉक को। अब भरपाई अगर करनी है तो ऐसे ही एक स्टॉक चाहिए होगा जो अभी के लिए बूम आ रहा है। तो अभी के लिए अगर बूम देखेंगे तो कौन सा सेक्टर में आ रहा है, अगर देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स मुझे अभी भी पसंद है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, वहां पर आप ध्यान रखें, बहुत सारे स्टॉक के नाम हमने लिया हुआ है, वहां पर आपको अच्छा खासा भरपाई हो सकती है। इसके अलावा अगर सेक्टर की बात करें सर, आप देखिए डेटा सेंटर के ऊपर फोकस बन रहा है, तो ये जो सेक्टर है ना सर, अभी टोटल सेक्टर को ऐड कर लोगे तो भी 40-50 हजार करोड़ के मार्केट कैप में मिलेगा, और ये 5 लाख से 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप होने वाला है आने वाले 4-5 साल में। तो इस सेक्टर से स्टॉक आइडेंटिफाई करें, आपको बहुत मिल जाएंगे धीरे धीरे, मगर एक बार में अकोमोडेट ना करें, धीरे धीरे अकोमोडेट करें, आपको स्टॉक दिखेंगे। हमने बात भी की है, ग्रीन एनर्जी थीम अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, वहां पर ध्यान रखें, स्पेशली ट्रांसमिशन बिजनेस में वहां पर अच्छा बिजनेस बन सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो इस तरह से इनकी भरपाई हो सकती है। अब इनको 50% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर ये बेच देते हैं स्टॉक को और अगर भरपाई करनी है तो इस तरह से इन थीम्स पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तपन सर, जाने से पहले
कोई डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, आज हमने बजट को भी कवर किया है पूरा। संदीप जी, जो भी आज स्टॉक में बात हुई है ना, उसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ, लेकिन हमारे स्मॉल केस या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में क्लाइंट के पास हो सकते हैं। और संदीप जी, बुलाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे। लोकेश सर, आपने भी काफ़ी सारे स्टॉक्स रेकमेंड भी किए हैं, इनमें कोई डिस्क्लेमर? सर एक ही डिस्क्लेमर है, मैं जो भी बात करता हूँ उसमें हो सकता है मेरा पोजीशन हो सकता है मेरे क्लाइंट के पोजीशन हो, क्योंकि सेम रिकमेंडेशन हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। हमारे स्मॉल केस में भी कुछ कुछ स्टॉक हैं, तो प्लीज अपना खुद का रिसर्च कीजिए या अपने RA से जरूर पूछ लें, उसके बाद ही उसमें बाई या सेल का डिसीजन बनाएं। आप मेरे सुन के सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें उस स्टॉक को अपने रिसर्च करने के लिए। दूसरा चीज, 200 डे DMA को प्लीज फॉलो करें। उसके नीचे 90% ट्रेडर्स वहां पर ही नुकसान करते हैं। जैसे सर RVNL की बात करें, अगर 200 डे DMA की मैं बात कर लूं, एक सेकंड दीजिएगा, तो यहाँ पर सर 200 डे DMA सर यहाँ पर टूट गया था 410 रुपए में, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए और बच जाते। मतलब आप 30-35% में बच जाते हैं, जहां अब आपको 50% निकल गए। और टाइम बचता सर 1.5 साल पहले टूटा है सर वो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बच जाती। तो ये थोड़ा सा फॉलो करें तो मुझे लगता है 90% ट्रेडर बच जाएंगे बड़े लॉस से।